नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है व्यंजन। देखिए, व्यंजन की कुछ विशेषताओं की चर्चा आज हम यहाँ कर रहे हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। एक क्वेश्चन इसके ऊपर ये आता है। दूसरी चीज़ आती है व्यंजनों की संख्या को लेकर के आता है, फिर इसको वर्गीकरण को लेकर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजन संख्या के आधार पर हम बात करें तो कितने होते हैं। व्यंजन की संख्या अक्सर पूछी जाती है। संख्या के आधार पे इसकी यदि हम चर्चा करते हैं तो व्यंजन 33 होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। इन 33 व्यंजनों को अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम बात करें कि व्यंजन जो है उसको सामान्य तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। व्यंजन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। व्यंजन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें देखना पड़ेगा कि वो 3 कौन कौन से हैं। यहाँ सबसे पहले इसका जो वर्गीकरण है वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के अंदर क्या होता है कि क से लेकर के मैं तक, यानी एक वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं, अपने 5 वर्ग होते हैं, तो ये 25 जो वर्ण होते हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। दूसरा इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत देखिए ये र, ल और व, यानी इनको 4 को सम्मिलित किया गया है, तो हमारे पास 4 जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फिर तीसरा जो इसका वर्गीकरण है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंदर श और है को सम्मिलित किया गया। कहने का मतलब 4 हमारे ये आ जाते हैं, तो टोटल हमारे 33 व्यंजनों की संख्या यहाँ पे आनी जरूरी होती है। अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि इनको स्पर्श क्यों कहते हैं। क्योंकि हमारे मुख विवर्ग के अंदर जितने भी अवयव होते हैं तो इनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा कहीं ना कहीं क्या करती है, स्पर्श करती है। इन कैसे लेकर मैं तक यानी 25 के अंदर जिह्वा स्पर्श करती है, तो ये इनका नाम स्पर्श व्यंजन पड़ जाता है। अंतस्थ व्यंजन का मतलब इनका उच्चारण करते हैं तो हवा बाहर न निकल करके अंदर ही अंदर क्या करती है, घूमती रहती है, और अंदर ही अंदर घूमती है, तो इसका मतलब ये अंतस्थ यानी अंदर से ही बोले जाते हैं। ये र, ल, व इनका ये उच्चारण होता है। फिर ऊष्म व्यंजन, उसका मतलब होती है गर्मी। गर्मी का मतलब ये हुआ कि इन 4 हमारे ऐसे व्यंजन हैं कि उच्चारण करते समय हमारे मुख के जो अवयव होते हैं वो इतने नज़दीक आ जाते हैं कि आपस में घर्षण करना प्रारंभ कर देते हैं। और कोई भी चीज़ जब घर्षण करती है तो उसमें उष्मा या गर्मी पैदा होती है। उसी के आधार पे इनका नाम ऊष्म व्यंजन पड़ा। और ये 4 होते हैं, श है, ये 4 जो हमारे हैं। इस प्रकार से जो हमारा व्यंजन का जो 3 भागों में विभाजित करने का वर्गीकरण था वो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन होते हैं, वो 25 होते हैं। फिर यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन है वो 4 होते हैं। फिर ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये 4 होते हैं। कुल मिलाकर के हमारी जो संख्या है वो 33 हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। व्यंजन ध्वनियों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया जाता है। व्यंजन ध्वनियाँ 2 आधारों पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बन जाता है व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। अब व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण जो है ये 2 आधारों पर होता है। 2 आधारों पर इसका किया गया है। और 2 आधार कौन से हैं उसकी चर्चा आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहला जो इसका आधार आता है वो आता है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। और दूसरा जो इसका आता है उसका नाम है प्रयेतन के आधार पर, प्रयेतन के आधार पर। देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान का मतलब हुआ कि हमारे मुख के अंदर अलग अलग अवयव होते हैं। वो अवयव क्या करते हैं, जिह्वा उनसे कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। कोई भी हम वर्ण का उच्चारण करेंगे तो उसका कोई ना कोई मुंह के अंदर स्थान होता है। कोई वर्ण ऐसे हैं जिनका स्थान कंठ से होता है, कुछ का तालु से होता है, कुछ का मूर्धा से होता है, और कुछ का दंत्य होता है, किसी का ओष्ठ होता है। तो इस आधार पे इसका क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया है।
तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रयत्न के आधार पे और उच्चारण स्थान के आधार पे जो इसका वर्गीकरण है, इसमें पहले सबसे पहले हम लेते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हमारा जो वर्गीकरण किया गया है, इसके ऊपर अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन किए जाते हैं और इनमें गलती होने की पूरी संभावना रहती है। जब तक हम इनको किसी सही मायने से इनके ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई ना कोई इसमें मिस्टेक होने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो इसके लिए एक हम तरीका अपना सकते हैं कि हमारे मुख के अंदर कुछ अवयव हैं, उन अवयवों का जिक्र यहाँ पे अपन करेंगे कि हमारे मुंह के अंदर एक ऐसी कंडीशन बनती है कि ये हमारा सिस्टम होता है और इसके अंदर यदि हम चर्चा करें, यहाँ पर कोई भी वर्ण का हम उच्चारण करेंगे तो हवा सबसे पहले क्या करती है कि 1 नंबर पे हमारे पे यहाँ पे कंठ के अंदर आती है। कंठ को 1 नंबर दे दूँ। फिर हमारे ऊपर का देखो क्या होता है, तालु भाग होता है और इस तालु भाग हवा यहाँ से उठेगी और यहाँ से उठने के बाद ये क्या करती है, सीधी तालु से टकराती है। तो तालु को हम क्या करेंगे, 2 नंबर देंगे और इसको 2 नंबर दे दिया। फिर हम बात करते हैं कि ये आगे उठ करके जीव्या आगे ऊपर कोई जगह नहीं होने की वजह से जीव्या पे वापस हवा गिरती है और जीव्या क्या करती है, इस हवा को वापस ऊपर फेंकती है और ऊपर ठीक इसके पास वाला जो भाग होता है इसका नाम मूर्धा होता है और इस मूर्धा को हम 3 नंबर दे देंगे। अब ऊपर कोई जगह नहीं होने के कारण अंतिम जो स्थिति हमारी आएगी कि हवा वो क्या करेगी, हमारे मुंह की तरफ आगे की तरफ बढ़ना कोशिश करेगी। तो यहाँ हमारे सबसे पहले क्या होते हैं, दांत होते हैं, दांतों से स्पर्श करेगी तो इसको हम 4 नंबर देंगे और इसका नाम दंते नाम पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये इसको नंबर दे दिया 4 नंबर। अब 4 नंबर के बाद देखो, दांतों के बाद हवा जो है वो क्या करेगी, होठों के माध्यम से होती हुई बाहर वायुमंडल में मिलने की कोशिश करेगी। तो इसको 5 नंबर को हम ओष्ठ नाम देंगे। तो ये 5 हमारे हो गई। अब इनके आधार पे क्या है कि हम इसका वर्गीकरण बड़े आसानी से सीख जाएंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए कि यहाँ से हम अब क्या करेंगे, हमारे वर्ग होते हैं। सबसे पहले देखो कै वर्ग होता है तो इसको बोलेंगे कै वर्ग। अब कै वर्ग में फिर 2 नंबर पे होता है चै वर्ग, 3 नंबर पे होता है टै वर्ग और 4 नंबर पे तै वर्ग और 5 नंबर पे होता है अपना पै वर्ग। अब इसको नंबर दे देते हैं। कै वर्ग का मतलब इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, इसको 4 नंबर देंगे, इसको 5 नंबर देंगे। ये नंबर देने के बाद हमारे दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि अब हमें कहीं गलती होने की गुंजाइश नहीं होती है कि जैसे अपने पास कै, खे, गे, घे, गे, ये अगर आया तो हम कह सकते हैं कि ये 1 नंबर का मतलब कंठ होता है। तो ये पूरी लाइन हमारी क्या है, ये कंठ हो जाती है। 2 नंबर का मतलब चे, छे, जे, झे, ये। अब चे, छे, जे, झी है, ये मतलब यहाँ पे 2 नंबर दिया है, इसको 2 नंबर का मतलब यहाँ आना पड़ेगा। 2 नंबर का मतलब तालु होता है तो हमारी ये लाइन जो है तालु की बन जाती है। फिर टे, ठे, ढे, ढे, णे। यहाँ पर हम देखें कि यहाँ हमारा 3 नंबर का जो है 3 नंबर का मूर्धा है तो ये पूरी की पूरी लाइन हमारी मूर्धन्य बन जाती है। फिर 4 नंबर की हम बात करें तो ते, थे, दे, ध, ने। यहाँ अब 4 नंबर के ऊपर तैवर्ग है तो तैवर्ग 4 नंबर पे है तो 4 नंबर पे हमारा दंते है तो दंते ये हो गए। फिर 5 नंबर की हम बात करें तो हमारा पैवर्ग आता है पै, फे, बै, भै, मै। ये 5 नंबर हो गया। तो 5 नंबर का नाम हमारा क्या हो गया, ओष्ठ्य। इन्हीं के आधार पे हमने इनको नाम दे दिया। 1 नंबर का मतलब ये हमारा कंठे हो गया, 2 नंबर का मतलब हमारा तालव्य हो गया, 3 नंबर का मतलब मूर्धन्य हो गया, 4 नंबर का मतलब दंते हो गया और 5 नंबर का मतलब ओष्ठ हो गया। अब हमारे इनके अलावा जो वर्ण व्यंजन बच जाते हैं उसमें देखिए क्या क्या बच गया हमारे पास। यहाँ पे अपन चर्चा करें, एक अपना बच गया ये, रे, ले, वे। अब इसमें 5 नहीं होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हम क्या करें,
2 से हम इनकी संख्या रखें 2, 3, 4 और 5। अब हम कह सकते हैं कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ आएगा, तो ये इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि 2 नंबर का मतलब हो यहाँ पे आइए और 2 नंबर का मतलब यहाँ पे ये लिख देंगे, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, तालव्य है। 3 नंबर की हम बात करें तो 3 नंबर में अपने पास क्या आता है यहाँ पे रे, तो यहाँ पे ये रे क्या बन गया, मूर्धन्य बन गया। 4 नंबर की हम यहाँ पे बात करें तो लय जैसे अपना आया तो ये दंते बन गया। फिर 5 नंबर की यदि अपन बात करें वह, तो वह अपना ओष्ठ हो गया। अब इसके अलावा देखिए अपने पास यहाँ पे क्या बच जाता है, आपने यहाँ जिक्र करें जैसे श है। अब इनको भी अपन को नंबर देने की जरूरत है, इसमें भी 5 नहीं होते हैं तो गिनती यहाँ से शुरू करेंगे 2, 3, 4, लेकिन इसको 1 नंबर देना पड़ेगा। अब है को हम कहाँ लेके जाएं, है को हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये हमारा कंठ हो गया। फिर 2 नंबर पे चलें, 2 नंबर पे कौन है, अपना श है, तो 2 नंबर का मतलब ये है, तो ये श अपना तालव्य हो गया। उसके बाद 3 नंबर पे चलें तो ये श अपना मूर्धन्य हो गया। उसके बाद इस श पे चलें तो ये श अपना दंते हो गया। अब 1 नंबर का अपना जिक्र यहाँ पे हो चुका है। ये अपना वर्गीकरण होने के बाद स्वर ध्वनियाँ जो बच जाते हैं उनमें देखिए स्वर में क्या क्या बचा हुआ है उसके हम जिक्र करें। जैसे अपन यहाँ पे स्वर लिखें ए आ ई, फिर यहाँ पे री को लो एक बार पहले, ये री, फिर अपन ऊ ए आई ओ औ। यहाँ पर अपन को क्या करना है, इनके जोड़े बनाने हैं। ए आ का एक जोड़ा बना लो, ई का एक जोड़ा बना लो, री के साथ कोई जोड़ा नहीं होता है, इन दोनों का जोड़ा होता है, इनका होता है, इनका होता है। अब इनको भी नंबर देने की ज़रूरत है। ए आ को तो सबसे पहले 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, फिर री को अपन 3 नंबर दे देंगे। अब यहाँ पे स्वर के अंदर चौथा नंबर नहीं होता है तो यहाँ पर ऊ को हम सीधा ही 5वां नंबर देंगे। यहाँ पर देखो इसका जो ए संयुक्त होते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण ए और ई को मिला करके होता है। तो ए का मतलब यहाँ पे अपन को जाना पड़ेगा कि ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंठ होता है, तो ये तो हो गया कंठ, और ई का मतलब तालु होता है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। उसके बाद ओ के अंदर देखो अपन इसका निर्माण करते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं। संयुक्ताक्षर में क्या आया, ए के बाद आया ऊ, तो अब यहाँ ए का मतलब हो गया कंठ और ऊ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ओष्ठ, तो ये शब्द बन गया कंठोष्ठ, गुण संधि बन गई, तो इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो गया, इसका कंठ तालु हो गया। ये स्वरों का भी इस प्रकार से वर्गीकरण हो जाता है। और इनसे संबंधित अपन को याद करने के लिए सबसे अच्छी विधि जो है वो है, सबसे पहले अपन को ये 5 संख्या याद कर लेनी चाहिए। 1 नंबर का मतलब कंठ होता है, 2 नंबर का मतलब तालु होता है, 3 नंबर का मतलब मूर्धा होता है, 4 नंबर का मतलब दंते होता है, 5 नंबर का मतलब ओष्ठ होता है। ये अपने इधर वर्ग होते हैं, इन वर्गों के अकॉर्डिंग इनको नंबर दे दिए जाते हैं। सबसे पहले क वर्ग आता है तो 1 नंबर पे आता है, च वर्ग है वो 2 नंबर पे आता है, ट वर्ग 3 पे आता है, त वर्ग 4 पे आता है, प वर्ग इसी प्रकार से सारे अगर इनके अंतर्गत रखते हैं तो ये मान लो कि अपना ये जो वर्गीकरण है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है और इस वर्गीकरण के आधार पे किसी तरह की कोई गलती होने की संभावना नहीं रहती है। अब इस व्यंजन ध्वनि के वर्गीकरण के बाद अगली जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका देखिए ये था अपना उच्चारण स्थान के आधार पे। अब जो अगला जो आता है, इसके अलावा क्या है कि वर्तमान में कुछ नए वर्गीकरण कर दिए गए हैं, उनका भी अपन यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। कैसे किए गए आजकल एक तो नया शब्द जो आ गया है वो काकल आ गया है। काकल या इसको काकल्य बोलते हैं। ये काकल और काकल्य है, इसके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब ये कंठ से ठीक ऊपर का जो भाग होता है वो काकल कहलाता है और कंठ से ठीक ऊपर के भाग में 2 को सम्मिलित किया गया है और वो 2 कौन कौन से हैं उनके बारे में सबसे पहले एक तो है को और एक दूसरा होता है विसर्ग। इन 2 को शामिल किया गया। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है निम्न में से काकल ध्वनि कौन सी है, तो उसमें या तो है ऑप्शन मिलेगा या विसर्ग मिलेगा। इसके बाद एक ध्वनि आजकल जो आई है उसका नाम है वर्तस्य ध्वनि। इस वर्तस्य के अंदर क्या है, तालु के ठीक पास वाला जो भाग है उसको वर्तस ध्वनि, और दूसरी चीज कहें कि ऊपर के दांतों के ठीक पीछे का भाग हम जिसको बोलें वो वर्तस कहलाता है। वर्तस के अंदर न, से और ले, इन 3 को शामिल किया गया है।
क्यों किया गया है कि वास्तव में इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा होती है वो इनके स्पर्श नहीं करती, दांतों के स्पर्श नहीं करती है। जैसे नए का उच्चारण करते हैं तो जीवा दांतों के पास तो जाती है लेकिन पूर्ण रूप से उनको स्पर्श नहीं करती। यही स के साथ होता है और यही लय के साथ। तो इसके लिए एक नई ध्वनि की जरूरत पड़ी, वो है वर्तस ध्वनि। इसके बाद एक इसमें आता है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों की सहायता से किया जाता है वो अनुनासिक कहलाते हैं। और ये अनुनासिक है, इसका दूसरा नाम भी दिया गया है, इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं, पंचमाक्षर भी कहते हैं। और पंचमाक्षर में इन 5 वर्णों को सम्मिलित किया गया है, ग, ये, ण, न और मैं। ये जो वर्ग के अंतिम या 5वें वर्ण जो होते हैं इनको अनुनासिक बोला जाता है। फिर एक इसके लिए आजकल ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है दंत्योष्ठ। अब दंत्योष्ठ के अंतर्गत किसको रखा गया है? दंत्योष्ठ का मतलब हुआ कि नीचे का होंठ और ऊपर के दांत जब स्पर्श करते हैं तो वहाँ पे वो ध्वनि दंतोष्ठ बन जाती है। कुछ गाइडों के अंदर इसके लिए केवल एक को ही रखा गया है, लेकिन इसके अंदर 2 को शामिल किया गया है। वर्तमान में दोनों को मान्यता मिल चुकी है, वो है व और फे को। व और फे का उच्चारण करते हैं तो नीचे का होंठ और ऊपर के दांत स्पर्श करते हैं, इसलिए इसको दंत्योष्ठ कहा गया है। ज़्यादातर जगह पे वही मिलता है, लेकिन फे भी इसके स्थान पे आता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस आधार पे ये काकल ध्वनि और वर्तस ध्वनि, अनुनासिक ध्वनि और दंत्योष्ठ को भी अलग अलग करके देख लिया है। अभी जो अपना अगला जो वर्गीकरण है वो है किसके आधार पे? वो है प्रयतन के आधार पे। प्रयतन के आधार पर, प्रयतन के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रयतन है क्या, यानी किसी व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करते समय किया जाने वाला जो यतन है वो प्रयतन कहलाता है। हम जैसे कोई भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो उस वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है उसके अंदर हमें हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से यत्न करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। फेफड़ों को भी प्रयत्न करना पड़ता है, मुख विवर को भी करना पड़ता है, स्वरतंत्रियों को भी करना पड़ता है। तो इसी के आधार पे, प्रयत्न के आधार पे जो इसका वर्गीकरण किया गया है वो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हुआ है। प्रयत्न के आधार पे सबसे पहली जो इसकी स्टेप बनाई वो ये बनाई गई कि यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन बनाए, स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं इसके अंदर ये बताया गया कि कैवर्ग, फिर टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। ये 4 वर्ग है। इसमें से कौन सा वर्ग रह गया? इसमें से च वर्ग रह गया। च वर्ग को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। कैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ण, यानी प्रारंभ के 4 वर्ण का मतलब हुआ क, ख, ग, घ। ये 4 जो वर्ण हैं, इन 4 वर्णों को मतलब अपने पास 4 वर्ग आए हैं, एक वर्ग के 4 अपने वर्ण लिए हैं, तो 16 जो वर्ण होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करें इसकी दूसरे स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, अब ये स्पर्श संघर्षी में क्या है कि व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा क्या करती है, एक ही स्थान से संघर्ष करती है, वहाँ पे स्पर्श संघर्षी बन जाते हैं। और वो ये होते हैं च, छ, ज और झ। ये स्पर्श संघर्षी बन जाते हैं। अगली हम बात करें इसकी तो देखिए स्पर्श संघर्षी के बाद में क्या आता है। ये हमारे टोटल कितने आ गए? 16 हमारे ये आ गए, 4 हमारे ये आ गए। तो अब 4 इसमें से प्लस करेंगे तो 20 हो जाते हैं। फिर इनको नासिक के व्यंजन जो है, इनके बारे में जो नाक से बोले जाते हैं वो नासिक के बन जाते हैं। और वो कौन कौन होते हैं अपन अच्छे से जानते हैं, ये, न, और मैं।
अपनी 5 ये हो गए, तो यहाँ पर देखें 25 जो हो गए वो हमारे व्यंजन किसके अंतर्गत आ गए, प्रयत्न के आधार पे। अब इसकी अगली जो कड़ी बनती है 4 नंबर की, वो देखिए यहाँ पर कौन सी बन रही है। नासिक के बनने के बाद हमारे यहाँ पे कौन बच गए, एक तो अंतस्थ व्यंजन बन गए, तो इनको अर्ध संघर्षी बोला जाता है, अर्ध संघर्षी, या फिर इनके बारे में कह सकते हैं दूसरा नाम आता है अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। इनका अर्ध संघर्षी या अर्ध स्वर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ए जो स्वर है वो ए स्वर पूर्ण रूप से न बोला जा करके आधे रूप में यानी हाफ में ही बोला जाता है, साइलेंट रहता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अर्ध स्वर होते हैं, इसमें 2 होते हैं, ये और वह, इन 2 को सम्मिलित किया गया है। फिर ये वह के बाद में देखिए एक अपना इसके अंदर जो आता है उसका नाम है प्रकंपित। प्रकंपित जो है, उस प्रकंपित का दूसरा नाम लुंठित होता है। प्रकंपित या लुंठित की हम बात करें तो वो कौन होता है, रे होता है। इसका प्रकंपित नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस व्यंजन ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा होती है उसमें प्र यानी लगातार, प्र उपसर्ग यहाँ पे, प्र का मतलब होता है लगातार कंपन करती है। रे के अंदर क्या होता है, वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ पे कंपन हो रहा है, तो इस वजह से इसका नाम प्रकंपित पड़ा। फिर अपने यहाँ पे 6ठे नंबर की अपन बात करें तो 6ठे नंबर पे देखिए यहाँ पे कौन आ गया, अपने वहाँ रे आ गया। अब कौन बचा अपने पास, लय बचा। तो लय के लिए देखो इसका नाम दिया गया, वो दिया गया पार्श्विक। कौन सा नाम दिया गया इसका, पार्श्विक नाम दिया गया, पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक व्यंजन का मतलब होता है वो लय होता है। अब इसका नाम ये लय क्यों पड़ा, पार्श्विक क्यों पड़ा, क्योंकि लय का जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे मुख के पार्श्व जो भाग होते हैं, इन दोनों पार्श्व भागों से बाहर निकलती है, इसलिए इसका जो नाम पड़ा वो पार्श्विक पड़ा। और इनके बाद में हम बात करें, देखिए पार्श्विक के बाद में एक हमारा अगला जो वर्गीकरण 7 नंबर की हम बात करें वो होता है लुंठित। लुंठित हमारा आ गया है, तो अभी यहाँ पे उच्छित या इसका दूसरा नाम द्विगुण है, द्विगुण है, या फिर इसको ताड़न जात, ताड़न जात। उच्छित का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उछलना या फेंका हुआ। उच्छित का अर्थ होता है फेंका हुआ। देखिए ये ताड़न जात वगैरह ये इनके नाम कैसे पड़े, उच्छित इसका नाम कैसे पड़ा, ये डे और ढे होते हैं, डे और ढे, इनके नीचे नुक्ता लगी हुई है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा क्या करती है, 2 बार मुंह के अंदर उछलती है, और उछलने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, उच्छित पड़ा। इनका उच्चारण करते हैं तो डे ढे, डे ढे। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जिह्वा है वो क्या कर रही है, 2 बार मुंह के अंदर उछल रही है, और उसी के आधार पे 2 बनाए गए। इनके लिए भी एक रूल बन जाता है कि डे और ढे का प्रयोग जो होता है उनमें नुक्ता कहाँ आती है और कहाँ नहीं आती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डे और ढे जो है इसके अंदर यहाँ पे इस प्रकार से इस तालिका से हम समझ सकते हैं कि यहाँ अपना डे और यहाँ ढे। अब ये कहाँ लगेगा, कहीं नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। मतलब क्या हुआ इसका, यदि किसी भी शब्द की शुरुआत डे से या ढे से हो रही है तो वहाँ पे नहीं लगता है। जैसे अपने पास शब्द आ गया ढक्कन, तो ढक्कन में नुक्ता नहीं लगती है। उसके बाद यदि अपन बात करें किसी अन्य शब्द की, जैसे शब्द अपने पास आ गया मेंढक, तो मेंढक बीच में आने के कारण इसके लगती है। और जैसे अंत में अपन बात करें पहाड़, तो पहाड़ के अंदर लगेगी, यानी शुरुआत में नहीं लगी, बीच में लगी और अंत में लगी, इसका रूल होता है। इसके बावजूद भी कई बार क्या होता है कि कुछ अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उनमें इनका कोई प्रभाव नहीं होता है, इनका कोई असर नहीं होता है। जैसे रेडियो है, सोडियम है, तो वहाँ पर इन नुक्ता का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये उच्छित और द्विगुण ध्वनियाँ कहलाती हैं। अब अपन यहाँ प्रयत्न के आधार पे इनका जो वर्गीकरण किया गया है उसकी चर्चा यहाँ पे अपन कर रहे हैं। प्रयत्न है वो 2 प्रकार का होता है। अपन यहाँ पे कितने प्रकार के प्रयत्नों की बात कर रहे हैं, 2 प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं।
पहला प्रयत्न ये होता है कि किसी शब्द के उच्चारण के दौरान प्रारंभ में किया जाने वाला जो प्रयत्न होता है वो क्या कहलाएगा? आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न। दूसरा जो है उसका नाम है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर के अंतर्गत अपन ने क्या देखा कि किसी भी स्वर या व्यंजन ध्वनि का जब उच्चारण करते हैं तो प्रयत्न शुरुआत में किया जा रहा है, प्रारंभ में किया जा रहा है, लेकिन बाह्य प्रयत्न का मतलब हुआ कि इस व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो उसके उच्चारण के अंत में जो किया जाने वाला जो प्रयत्न होगा वो क्या कहलाएगा? बाह्य प्रयत्न कहलाता है। अपना यहाँ पे बाह्य प्रयत्न है ये भी 2 प्रकार का हो जाता है। पहला जो इसमें बाह्य बनता है उसका बनेगा यहाँ पे श्वास की मात्रा के आधार पे, श्वास की मात्रा के आधार पर। और दूसरा जो अपना बनेगा वो बनेगा नाद या कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, नाद या कंपन के आधार पर। यहाँ पर श्वास की मात्रा के आधार पे मतलब हुआ कि किसी भी व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो हवा फेफड़ों से उठ करके किसी में कम बाहर निकलेगी, किसी में ज़्यादा निकलेगी। उस आधार पे हम बात करें तो यहाँ पे 2 प्रकार के हमारे सामने बनेंगे। पहला यहाँ पे जो बन जाता है वो बनेगा अल्पप्राण, और दूसरा यहाँ पे बनेगा महाप्राण। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि अल्प यानी थोड़ा। फेफड़ों से यदि हवा उठ करके बाहर कम मात्रा में निकल रही है तो वो अल्पप्राण हो जाएगा, और यदि हवा उठ करके अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी तो वो महाप्राण हो जाएगा। इनसे लेकर के जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए हैं? निम्न में से अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है, महाप्राण ध्वनि कौन सी है, उसका जिक्र यहाँ पे अपन करेंगे। सबसे पहले देखें अल्पप्राण में क्या होता है। प्रत्येक वर्ग का विषम संख्या वाला वर्ण। विषम संख्या में कौन कौन आएंगे? पहला, तीसरा, पांचवा। अपने पास वर्ग हैं 5, एक वर्ग के अपन ने लिए कितने? 3, 15 अपने क्या बन गए? अल्पप्राण में। इसके अलावा देखिए अपने पास क्या बचा? अपने पास अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अब वो कौन से हैं? वो अपने पास 4 होते हैं, और ये रे, ले, उ है। अपने 4 ये हो जाते हैं तो यहाँ पे 19 बन गए। उसके बाद अपने सभी स्वर का मतलब हुआ अपने पास स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। इन सबको यदि हम टोटल करते हैं तो 30 हमारे जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। अब देखिए महाप्राण की अपन बात करें तो कौन बच गए? जो बच गए वो महाप्राण हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का सम संख्या वाला वर्ण। सम संख्या में कौन कौन आया अब अपने पास? दूसरा और चौथा वर्ण। अपने पास वर्ग हैं 5, एक वर्ग के 2 को सम्मिलित किया गया तो अपने पास 10 तो ये आ गए। उसके बाद देखिए कौन बच गए? अपने पास उसमें व्यंजन बच गए, और उसमें व्यंजन कौन कौन से हुए? शे, और है। अब इनकी संख्या अपने पास 4 आ गई तो टोटल कितने हो गए अपने पास? 14 की जो संख्या है वो महाप्राण के अंतर्गत आती है। अब इन 14 को यदि अपन 30 के अंदर प्लस करते हैं तो अपनी संख्या यहाँ पे कितनी बन जाती है? 44 बन जाती है। अपने हिंदी में मूल व्यंजन की या मूल वर्ण की जो संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 44 मानी गई है। इस प्रकार से ये अपना किसके आधार पे हो जाता है? श्वास की मात्रा के आधार पे हो जाता है। अब यहाँ पे अपन बात करें नाद या कंपन के आधार पे अपन यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए नाद या कंपन के आधार पे 2 प्रकार के बनते हैं। पहला जो इसमें होता है वो यहाँ पे
घोष और दूसरा बनेगा अघोष। नाद या कंपन के आधार पे यहाँ पे अपन बात करेंगे तो अपने पास यहाँ पे दो प्रकार के व्यंजन ध्वनियाँ मिलेंगी। पहली की अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, पहला होता है घोष या इसको कहें सघोष, घोष या सघोष। जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह में उपस्थित स्वर तंत्रियों में यदि कंपन होता है तो वहाँ पे घोष बनते हैं, और यदि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो वहाँ पे वो स्वर तंत्रियाँ कंपन नहीं करेंगी तो क्या बन जाएगा, वो अघोष बन जाता है। इस आधार पे इनके नाम पड़े हुए हैं घोष और अघोष। कंपन होने का मतलब है घोष और कंपन नहीं होने का मतलब है अघोष। यहाँ पर देखिए इनमें पूछे जाते हैं कि होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि यहाँ पे घोष कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी कहने का मतलब अपने पास कितने वर्ण हुए, 5। एक वर्ण के कितने लिए, तो 15 वर्ण तो अपने ये आ गए। उसके बाद देखिए अपने पास क्या बचा, अभी अपने पास बचा ये, रे, ले, वे। अभी है जो है इसको भी इसी में सम्मिलित किया गया है, तो कहने का मतलब अपने पास 5 ये आ गए। अभी सभी स्वर की बात करें तो सभी स्वर, और सभी स्वर का मतलब हुआ अपने पास स्वर कितने आए, 11। इन सबको यदि अपन टोटल करते हैं तो अपनी इनकी संख्या आ जाती है 31। 31 जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, घोष होते हैं, और बाकी जो बच गए 44 में से तो वो संख्या जो हमारे पास आएगी वो अघोष की आएगी। देखिए अघोष में अब कौन से आते हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाता है, तो शेष कौन बचा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण। पहला, दूसरा वर्ण जो है अपने पास कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। एक वर्ग से 2 को लिया गया तो अपने पास 10 तो ये हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कौन बचा, इसके अलावा यहाँ पर अभी अपन ने किस किस को ले लिया, ये, रे, ले, वे और है को भी ले लिया, तो बचा क्या अपने पास, शे, यानी तीनों शे को शामिल किया गया है। तो यहाँ अपने पास 3, इनको काउंट करेंगे तो टोटल अपने पास ये 13 आ गए। अब यहाँ पे 13 और 31 का यदि अपन योग करेंगे तो अपने पास 44 जो है वो वर्ण ध्वनि जो है किसकी आ जाती है, मूल वर्णों की आ जाती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये बन जाता है कि हिंदी में वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला। इसके ऊपर 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है, वाक्यों का मेल होता है, ऐसे 4 ऑप्शन देकर के पूछ लिए जाते हैं। तो वर्णमाला देखिए किससे बनी हुई है, वर्णों का मेल तो है लेकिन उसको ऐसे नहीं कहना पड़ेगा। इसके लिए अपन को एक सही जो इसकी परिभाषा है वो क्या होती है, वर्णों के व्यवस्थित कर्म को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला को लेकर के भी यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या को लेकर के अलग अलग गाइडों में अलग अलग तरीके से दे रखा है। वहाँ अपन को भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो निर्धारित जो संख्या मानी गई है वो 52 होती है। यदि इसी क्वेश्चन को यूँ पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या, यहाँ शब्द जोड़ दिया गया मानक वर्णों की संख्या अगर पूछी जाती है तो मानक के जो वर्ण हैं वो भी 52 ही होते हैं।
एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि हिंदी वर्णमाला के अंदर, वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या अगर पूछ ली जाती है तो वहाँ पे 52 न करके अपन को 44 करनी चाहिए। 44 क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमने जो मूल वर्ण जो पढ़े हैं वो 44 ऐसे पढ़े हैं कि उसमें 11 तो हमने स्वर पढ़े हैं, और अभी अभी चर्चा की अपने पास 33 जो आए थे वो क्या आए थे? व्यंजन आए थे। और इनको अपन जब जोड़ते हैं तो अपने पास 44 आते हैं। तो 44 हमारे क्या होते हैं? मूल वर्ण होते हैं। कुल का अगर जिक्र होता है तो 52 होना चाहिए, अगर मानक का जिक्र होता है तो 52 होना चाहिए, और यदि मूल शब्द दे करके पूछा जाता है तो अपना जो आंसर होता है वो 44 होना चाहिए। अब इन 52 की संख्या को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कैसे बनते हैं? सबसे पहले देखिए 11 स्वर होते हैं प्लस 33 व्यंजन होते हैं, प्लस इसके बाद बात करें अपन संयुक्ताक्षर की तो अपने पास संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, और उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे किसकी? डे और ढे की, जो 2 होते हैं जिनको उच्छित बोलते हैं, और वो कौन से हैं? उनके लिए डे और ढे का यहाँ पे जिक्र हुआ। उसके बाद प्लस अपन करेंगे यहाँ पे अपने पास 2 जो हैं वो अनुस्वार होते हैं। इस प्रकार से यदि हम इनको टोटल करते हैं तो हमारे कुल जो हिंदी वर्णमाला के वर्णों की संख्या है वो 52 हो जाती है। इस प्रकार से अपना ये व्यंजन ध्वनि का वर्गीकरण पूरा होता है।